जो नियम है, परंपराएं हैं, बजट के माध्यम से चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलता है कि जो भी आर्थिक संसाधन उस राज्य या केंद्र सरकार के पास होते हैं, उसका आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर प्रावधान करने का अधिकार उनको रहता है। हम लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है, राजस्थान देख रहा है, जो बजट घोषणाएं हो रही है और धरातल के ऊपर जो उस वित्तीय वर्ष के अंदर लागू हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। बजट जैसे महत्वपूर्ण काम की विश्वसनीयता पर अगर सवालिया निशान उठता है तो वह राज्य हित में नहीं है। सिर्फ घोषणा करना, तालियां बजवाना, हेडलाइन लिखवाना ही बजट का मकसद नहीं रहता है। घोषणा करते वक्त तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा नजर आया कि 15% ग्रोथ रेट होगी। सभापति महोदय, अगले वर्ष जब ये आंकड़ा आएगा इस वित्तीय वर्ष का, तो क्या 15% होगा? नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, और अगले वित्तीय वर्ष के अंदर जब ये आंकड़ा आए तो इस वक्त आप खुद इसका आकलन कर लेना। और इस बजट की विश्वसनीयता का संदर्भ सिर्फ यही नहीं, बजट में जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर नेट एक्सपेंडिचर का जो प्रावधान था, वो और जो रिवाइज्ड के अंदर अंतर आया, वो लगभग 20,145 करोड़ का आया, 5%। और ये 5% किस मद में आया है? जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे इस प्रदेश के विकास में उस मद के अंदर आया। और इस प्रदेश के विकास के संदर्भ के अंदर जो कटौती हो रही है, जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है, उसमें कटौती हो रही है। क्या यह चिंता का विषय है या नहीं? मेरा मानना यह बहुत चिंता का। इस बजट के अंदर जब बनाते वक्त जो हमारे मुख्य सूत्र थे पिछले बार टैक्सेशन के, सेल टैक्स और वैट, जो पिछले वर्ष 2025-26 के अंदर बजट के अंदर उसका प्रावधान रखा 30,780 करोड़, और जब रिवाइज्ड प्रावधान के अंदर उसको घटाकर 28,000 कर दिया गया। पर सभापति महोदय, इस वर्ष जो 9% कम था, पर सिर्फ घोषणा के लिए इस वर्ष जब घोषणा करी गई बजट के अंदर सेल टैक्स और वेट का 21% आगे बढ़ा दिया। राजस्थान जानता है कि पिछले वर्ष जो आपने लक्ष्य रखा वो भी आप प्राप्त नहीं कर सके, वो और कोई नहीं बोल रहा, खुद वित्त विभाग रख रहा है। उसके बावजूद भी 21% आगे बढ़ाकर आप इस प्रदेश को क्या संदेश दे रहे हो? इस बजट की विश्वसनीयता के ऊपर क्यों प्रहार कर रहे हो? ये जिम्मेवारी सिर्फ वित्त विभाग की नहीं है, ये जिम्मेवारी कैबिनेट की भी है। जो फिस्कल डेफिसिट की बात है, हमारे प्रदेश के अंदर 3.7% फिस्कल डेफिसिट है, जिस केंद्र सरकार की महिमा मंडल, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की महिमा मंडल करते हैं, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट कितना निर्धारित किया है? क्या उससे ज्यादा अपने प्रदेश जा रहे हैं? क्या उनको आप आदर्श नहीं मानते हो? क्या प्रदेश को यह संदेश देना चाह रहे हो कि नहीं, सिर्फ हम कथनी के अंदर ही केंद्र सरकार को मानते हैं, करनी के अंदर नहीं रखते? 3.7% फिस्कल डेफिसिट और केंद्र सरकार के तरफ से सिर्फ 3% ही फिस्कल डेफिसिट रखने का प्रावधान है। ये अपने आप ही सिर्फ कहने से कोई केंद्र सरकार डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी नहीं, उनके कहे हुए रास्ते पर चल रहे या नहीं चल रहे, ये प्रदेश आज बजट के माध्यम से देख रहा है कि नहीं चल रहे। जो स्पेंडिंग खर्च है, उस खर्च के अंदर शिक्षा जैसे विभाग में
एजुकेशन के अंदर खर्च में जो 2025-26 के अंदर आप लोगों ने 18% का प्रावधान रखा, और शिक्षा बजट के अंदर बहुत ज़्यादा एआई, बहुत ज़्यादा स्कूलों का रिपेयरिंग और सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए, और इस वर्ष वित्तीय वर्ष के अंदर आपने उसको घटाकर और 17.1% किया। इरिगेशन के संदर्भ में पूरे राष्ट्र का जो औसतन किसान 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 बोलने के लिए किसान या उनके लिए फैसले 3.4% राष्ट्र का औसत है, और हमारे प्रदेश के अंदर 2.9%। क्या इस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत बार ये सुनने को मिला, लगभग हर रोज ये सुनने को मिलता है कि डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। प्रधानमंत्री जी का नाम भी, पर इस डबल इंजन सरकार और जिन प्रधानमंत्री जी की आप चर्चा कर रहे हो, क्या उससे प्रदेश को कुछ मिल रहा है, या प्रदेश को जो मिल रहा है उसके अंदर ही बाधक? ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो 16वां वित्तीय आयोग, उधर डबल इंजन प्रतिपक्ष जो अरविंद पंगड़िया जी के नेतृत्व के अंदर सभापति महोदय जो 2026 से 31 तक के अंदर राजस्थान का जो अलोकेशन को घटाया गया है, सब मौन और सुन है, महिमा मंडल करने के अलावा कुछ नहीं है। इनको राजस्थान की परवाह नहीं है। राजस्थान के हक और अधिकारों के ऊपर जो डाका डाला गया है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, 6.03% हम लोगों का हिस्सा हुआ करता था 15वें वित्त आयोग के अंदर, फाइनेंशियल कमीशन के अंदर 2021 और 26 के अंदर, वो घटाकर 5.93। इससे बड़ा राजस्थान के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। राजस्थान की जो आर्थिक ताकत में हिस्सेदारी थी वो तो आप लोगों ने घटाई, पर किसकी बढ़ाई? गुजरात की बढ़ाई। पर ये बोल नहीं सकते। पर मैं राजस्थान को कहना चाहता हूं कि आप देखो, आप समझो कौन अन्याय कर रहा है राजस्थान के, और कौन मौन है और कौन महिमा मंडल कर रहा है। बहुत सुनाते हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पर इस बजट के अंदर सभापति महोदय कितना प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी रही? 0.9%। क्या पूरे देश में इस तरह की उनकी हिस्सेदारी रहती है? नहीं सभापति महोदय। तेलंगाना के अंदर 12.4%, आंध्र प्रदेश में 17.8%। क्या यह विकसित भारत बन सकता है इन लोगों के बिना? इन नाराओं से विकसित भारत बन सकता है? इन लोगों की भी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। क्या इन संसाधन के में इन लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए? यह बजट कहता है कि नहीं, इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होनी चाहिए। घर के संदर्भ में, हाउसिंग के संदर्भ में हेडलाइन बनती है, विज्ञापन बनते हैं, समारोह होते हैं, पर राजस्थान सरकार के बजट के अंदर मुझे वो आंकड़े कहते हुए भी शर्म आ रही है। 0.1% घर के संदर्भ में। क्या पूरे देश के अंदर यही हालात है? नहीं। अगर वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करें तो 6.7%, तेलंगाना की बात करें तो 4.8%, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5.6%। सभापति महोदय, हर राज्य के अंदर जो बड़ा हिस्सा जो खर्च होता है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर राजस्थान में भी 54% सिर्फ है
सैलरी, इंटरेस्ट और पेंशन में हो रहा है। 14% सब्सिडीज और इसके अंदर हो रहा है। उसके अलावा दूसरा खर्च भी हो रहा है। पर हम लोग राजस्थान को के आधारभूत सुविधाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना प्रतिशत दे पा रहे हैं? क्या राजस्थान को इसकी आवश्यकता है या नहीं है? इसके बारे में हमको सदन में चर्चा करनी चाहिए। नहीं है तो सदन मिलकर तय कर ले कि आर्थिक प्रबंधन के संदर्भ में कौन तय करेगा? सदन तय करेंगे। आज मंत्री लोग तो अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नियम के अनुसार सरकार कैबिनेट की होती है। पर मैं सदन के अंदर एक मंत्री से भी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए मैंने नहीं देखी। सब ये कहते हैं कि भजनलाल जी की सरकार, जो गैर कानूनन है, या अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं उठाने का इनकी सोच है। जब मैं मंत्री था तो उस दिन मैं इस सदन के अंदर लगातार बोलता था सरकार मेरी है। तो इस तरह से अगर ये कृत्य हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बोरिंग है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के, जैसे कल भी इसकी चर्चा हुई कि आरटीडीसी लगभग अब बंद होने के कगार में, जो इनके लिए गारंटी है, ये गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी राजस्थान दे रहा है, राजस्थान सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार कितने प्रतिशत गारंटी दे रही है? राजस्थान सरकार 7.3% दे रही है, और जो एक वर्किंग ग्रुप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की जो कैप था वो 5% है। क्या ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है? ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, और कौन चिंता करेगा? जो बजट के संदर्भ में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले दफे बजट 6% जो तय किया गया, उसके अंदर हम लोगों ने टारगेट से रेवेन्यू 6% कम ली। क्या पूरे देश में ऐसी स्थिति है? नहीं, पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। कौन से प्रदेश के अंदर बजट जो अनाउंस हुआ है उतना ही बजट के रेवेन्यू रिसिप्ट रही है? सभापति महोदय, कर्नाटक के अंदर जो अनाउंस किया उतना ही नहीं, 2%, उससे ज्यादा रही है। तो क्या राजस्थान यह कर अधिकार नहीं रखता है? इतनी ईमानदारी से जो हम लोग बजट रिसिप्ट के संदर्भ में घोषणा कर रहे हैं, वो बजट रिसिप्ट हम लोगों के पास है। साल में हम लोग उसको हासिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सभापति महोदय, बहुत बात करी गई कि हमने लोन कम कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर एक असामान्य परिस्थिति पैदा हुई कोरोना के वक्त में 2020 और 21 में। केंद्र सरकार के पास कर लेने का अधिकार था। वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आर्थिक मदद नहीं की। केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो राज्य सरकारें हैं अपनी लोन वो लोन की बोरिंग लिमिट थी जो उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। जो 3% थी वो 5% हुई। और मुख्यमंत्री महोदय जी यहां बड़े विश्वास से बोल रहे हैं कि इस लोन के संदर्भ में, ये लोन हमारी मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि जो केंद्र सरकार के तरफ से राजस्थान को मिलना चाहिए था उस आपदा में, उससे केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो गई। पर ये उस वक्त का कुशल वित्तीय प्रबंधन था कि इस परिस्थिति के अंदर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रावधान किए गए थे, और खुद केंद्र सरकार ने वो लिमिट 5% से 3.5% कर ली, और वो अपने आप में एक अचीवमेंट के तौर पर बता रहे। तो ये जो आंकड़ों का खेल हो रहा है, ये राजस्थान के हित के अंदर नहीं। SASCI स्कीम के मार्फत से 50 साल तक हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने का प्रावधान है। वह इंटरेस्ट फ्री लोन देने का अधिकार केंद्र को है और लेने का हम लोगों का। पर उस प्रावधानों के अंदर जो कटौती हो रही है, पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 80% था, वो इस वित्तीय वर्ष के अंदर घटा है अनकंडीशनल लोन अलॉटमेंट में। क्या हम लोगों के लिए
राजस्थान के हित के लिए हुआ, पर इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव सीधा अगर ये तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में पड़ेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या? जो मैंने पहले ही बताया था कि यही एक आधारभूत विकास है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी वाले जिस मद में खर्च हो रहे हैं वो सिर्फ बोलने के लिए बोलना। घोषणा के लिए हम लोगों ने पिछले बार ग्रीन बजट 2024-25 और पूरे साल के अंदर आकलन करें सभापति महोदय, अगर सबसे ज्यादा प्रहार किसी पर हुआ, जो हम लोगों के हर इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता है हवा और पानी, और पिछले वर्ष सबसे ज्यादा प्रहार राजस्थान के हर व्यक्ति की हवा और पानी में हुआ। 60% से ज्यादा राजस्थान पीने योग्य इंसान का पानी नहीं वैसा पानी पी रहा है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा कहीं है वह राजस्थान में है, और पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर जो हवा की गुणवत्ता है उसके अंदर गिरावट आई। बड़े बड़े हेडलाइन बन गई, विज्ञापन बन गई, घोषणा हो गई, बड़ी बड़ी तालियां बज गई, निर्दलीय लोगों ने भी तालियां बजा दी। पर राजस्थान के साथ क्या हुआ उस ग्रीन बजट में? यही न्याय जो संसदीय मंत्री जी हैं ये कह रहे हैं न्याय, जहां से ये खुद कर चुनकर आए हैं उस शहर के अंदर क्या स्थिति है, और इनको अगर न्याय लग रहा है। कितना प्रदूषित आज जोधपुर हो चुका है उसके बारे में मैंने बड़ा विस्तृत ये बात करी। उसके बारे में कोई चिंता चर्चा नहीं, सिर्फ व्यंग के लिए, अहंकार के लिए और सत्ता के मद के लिए अगर कोई भाषा का उपयोग करना चाहे तो क्या ये लोकतंत्र में सही है गलत है? मेरे से बुजुर्ग है, मेरे से अनुभवी है, मुख्यमंत्री जी के बहुत चाहते हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। पर उस जोधपुर के साथ अन्याय हो रहा है, जिस जोधपुर ने मुझे भी बहुत कुछ दिया, इनको भी बहुत कुछ दे दी, पर उसके बारे में चर्चा नहीं। सिर्फ घोषणा करने के लिए कि हम लोग एक एक्सीलेंट सेंटर बनाएंगे, पर जोधपुर का भी अध्ययन नहीं हुआ सभापति महोदय, बड़ा दुख की बात है। जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, जहां से दोनों उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसकी भी हवा की गुणवत्ता का अध्ययन नहीं हुआ। और यही अगर न्याय की परिभाषा है तो आपको मुबारक है कि यही अगर न्याय की परिभाषा है। 150 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर अलॉटमेंट हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, और पाया क्या राजस्थान ने? न्याय, यही न्याय लगता है तो आपको इस तरह का न्याय मुबारक हुई, पर राजस्थान के साथ सभापति महोदय अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, प्रति व्यक्ति औसतन आय, डबल इंजन प्रति व्यक्ति औसतन आय में हमारी हालात क्या है? कोई ऐसा मॉडल है जो डबल इंजन का? हाँ में मॉडल है ऐसा, वो आपके माध्यम से मैं राजस्थान को बताना चाहता हूं। 2009 से 14 में मेरे खुद के जिले बाड़मेर में 2009 में प्रति व्यक्ति औसतन आई 17,078 रुपए हुआ करती थी। 2014 में 5 सालों में हमने डबल इंजन नहीं बोला, इंजन से उन लोगों को नहीं जोड़ा, सरकारों को इंजन से नहीं जोड़ा, सरकारें संविधानिक होती। 5 साल के अंदर वो आई बढ़कर 1,21,000। कोई भी ऐसा उदाहरण हो तो आप बताओ। 614% प्रति व्यक्ति औसतन आय बढ़ी। ये डबल इंजन, सिंगल इंजन, इन दोनों इंजनों से बाड़मेर की प्रति व्यक्ति औसतन आय कितनी प्रतिशत बढ़ी? जब ये आंकड़े निकालते हैं तो सिर्फ 11% बची। और ये इन लोगों का न्याय है। न्याय का परिभाषा बेरोजगारी के संदर्भ के अंदर आज अगर देश की औसतन बेरोजगारी की 3 से 4% है तो राजस्थान की कितनी है? इन न्याय वालों के लिए राजस्थान की 4 से 5%। न्याय वालों के लिए जो 2025
कि तिमाही जुलाई और सितंबर के अंदर 8.8% बेरोजगारी तरफ धकेल कर इन लोगों ने राजस्थान को न्याय दिया। घोषणाओं के संदर्भ में सभापति महोदय, हम लोग तो क्या आशा करें वित्त मंत्री जी से, जो अपना खुद का विभाग को भी बचा नहीं सकी, तो बाड़मेर को बचाने के लिए हम लोग क्या गुहार करें। पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जो 7,000 2024-25 में था वो 3,800, शायद इसलिए सदन में आकर ये सुनना नहीं चाहती होगी वित्तीय मंत्री। बजट पर चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री जी नहीं तो कल थी नहीं आज है, और ये न्याय हो रहा है। वाह भाई वाह। सभापति महोदय, नरेगा के संदर्भ में बहुत चर्चा हो रही है। एक पक्ष से कह रहा है कि अन्याय हुआ, नरेगा को जो संवैधानिक हक और अधिकार इस देश के हर ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार को मिला वाला मजदूरी का, उसको छीना गया। पर यह प्रचार प्रसार प्रोपोगंडा के माध्यम से यह बोला गया नहीं, जो 100 दिन का आप लोगों को रोजगार दिया जा रहा है वो 125 दिन, और अपनी खुद की पूरी ये प्रचार प्रसार पिछले दिनों के अंदर जाकर और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने करी, उसकी खुद की पोल ऐसे बजट के अंदर खुली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर नरेगा का अलॉटमेंट था 7,000 करोड़, जब 10% राजस्थान को हिस्सा देना था, और मैं बाड़मेर के उदाहरण दूं, 54 श्रमिक दिवस जो पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर 74 थे, वो तो पहले तो 54 किए, और कहने के लिए, नारों के लिए, हेडलाइन के लिए 125 दिन, और वो घटाकर 6,750 बढ़ाने चाहिए थे, 4 गुने। अगर वो के वो अगर दिन होते तो भी 24,000 करोड़ थे। पर सिर्फ प्रचार प्रसार प्रोपोगंडा, ये अपने आप ही ये पोल बजट खोल रहा है। ये सच्चाई ये आज नहीं तो कल राजस्थान के प्रत्येक गांव में रहने वाले मजदूर को पता चलेगी, और इन लोगों को न्याय की परिभाषा वो बताएंगे। तारबंदी, नीलगाई। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर कई लोग मेरे जैसे ढाणियों में भी रह रहे होंगे, खेती भी कर रहे होंगे, और कोई तो बोलो कि अब ये समस्या का रूप स्वरूप क्या हो गया। क्या इस तारबंदी से आज के जो समय के अंदर हमारी समस्या उसका समाधान हो रहा है? आज चोरों का आतंक हमारी खेती के ऊपर सबसे ज्यादा, अगर खेती का नुकसान हो रहा है और सिर्फ हम लोग कह रहे हैं कि नहीं तारबंदी से हो रहा है, वो तारबंदी हमारी रक्षा खेती की नहीं करवा पा रही है, पर सिर्फ हमारे खुद के सदस्यों को बुलाकर और उस बात की और महिमा मंडल। तो ये कौन बचाएगा उस किसान की खेती उस सुअर से? अगर ये सदन के अंदर चर्चा कर हम लोग निर्णय नहीं लेंगे तो कौन बचाएगा? एआई की बहुत बात करी गई। सभापति महोदय, कल एक चिट्ठी लेकर राजस्व डिपार्टमेंट की तरफ से बीकानेर गया। अगर मंशा अगर सरकार की है तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, पर क्या इस एआई के माध्यम से हम इसकी रखवाली कर सकते हैं? एआई के माध्यम से हर पेड़ जो राजस्थान के अंदर, हर खेजड़ी, इसको जियो टैपिंग हम लोग कर सकते हैं, और एक भी पेड़ अगर कटता है तो राजस्थान सरकार को पता चल सकता है। एआई की बहुत ज्यादा है इस बजट के अंदर की, पर ये जिम्मेवारी किसकी? ऐसे टूल्स हैं, हाँ एआई के टूल्स हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार की, उन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी नौकरी में जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है जो कर रही है वो गलत कर रही है। विकल्प के तौर के ऊपर उन्होंने एक टेस्ट का प्रावधान किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो एआई के युग के अंदर अब राजस्थान को क्या चाहिए? एआई के युग में राजस्थान को, क्योंकि एआई टूल ऐसे भी बन चुके हैं, दुनिया के अंदर ऐसे इंटरव्यू भी हो रहे हैं नौकरियों के संदर्भ में, जो इंटरव्यू को भी वो एआई टूल। हमारे आरपीएससी के अंदर जो अन्याय हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आंकड़े उठाकर देखो, सिर्फ नंबर कम कर नंबर का जो खेल हो रहा, कोई भी निष्पक्ष तौर पर कर। तो अब समय आ चुका कि एआई के माध्यम से हम उन
बच्चों की किताबें चेक करें, OMR शीट चेक करें और AI के माध्यम से हम लोग उसको करें। अभी नहीं तो कब करेंगे? मोहनगढ़ जैसलमेर के संदर्भ में PhD की घोषणा हुई, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मोहनगढ़ बाड़मेर जो PhD की स्कीम है उसमें सिर्फ बिजली उपयुक्त पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण जितना पानी आना चाहिए सभापति महोदय, उससे 25% भी नहीं आ रहा, एक इकलौती बिजली उपलब्धता के कारण। लगातार मैं कह रहा हूं, सिर्फ स्कीम बनाने से नहीं, जो स्कीम में कमियां है उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। मोबाइल टेस्टिंग लैब के संदर्भ में इंदौर में मोबाइल टेस्टिंग लैब में जो दूषित पानी था वो हम लोगों को देखने नहीं मिला, उस तरह से जो दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया। अंत में सभापति महोदय, CPT का प्रावधान किया। सभापति महोदय, CPT जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस देश के अंदर, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पर CPT की जगह ETP किसने लगाया? और वो ETP 100% जिसने भी ETP लगाया वो ETP प्रभावित, जो ईमानदार उद्योगपति है उनके ऊपर मार हो रही है। विराजे तो इसका समाधान यह है सभापति महोदय कि पूरे का पूरे लूणी नदी के अंदर एक चैनल बनाकर, ट्रीटेड पानी उस चैनल बनाकर डाले, किसी को नुकसान नहीं होगा, उद्योग भी बढ़ेगा, किसानों को भी नुकसान नहीं होगा। और अंत के अंदर जो समुद्र से पहले अगर इस पानी की गुणवत्ता में कुछ भी कमी हुई तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसको वापस संशोधित। क्या इसके लिए हम लोगों को आज चर्चा नहीं करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, कल ही 13 मिनट आपने अतिरिक्त दिए। जिस नौजवान को हम लोगों को सिखाना चाहिए, भैरू सिंह जी शेखावत, जसवंत सिंह जी की जो संसदीय परंपरा थी उसके विपरीत उनसे तालियां बजाकर उनको हतोत्साहित कर रहे हैं हम लोग। तो अंत में मेरी एक ही बात है, जो DLC श्री अर्जुन लाल जिनगर, इनको रोको साहब, विराज आप बोलो, इनको रोको थोड़ा। बैठिए आप। न्यूनतम जिम्मेवारी है वो भी पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर DLC की बाड़मेर के अंकित नहीं हो रहा हरीश जी, इससे विराज ज्यादा लापरवाही कोई नहीं। माननीय जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सभापति आगे सारी महोदय, बात है। इस बजट में राजस्थान का न्याय है, माननीय न्याय दे आपके माध्यम से। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय वर्ष 2026-27 के बजट बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान